हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्या की पाठशाला। कात्या की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 6 की पुस्तक वसंत का पाठ 2 बचपन है। ये पूरा कृष्णा सोबती के ऊपर लिखा हुआ कंटेंट है और ये उन्हीं ने लिखा है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। इनका ये कहना है कि मैं अपने बचपन की ओर ले जा रही हूँ और मैं तुमको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं क्या हूँ, तुम्हारे दादी की उम्र की भी हो सकती हूँ, नानी या बड़ी बुआ या बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। सब लोग उनको परिवार में जीजी कहकर बुलाते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि उनके पहनावे और ओढ़ावे में कितना ज़्यादा बदलाव आया है। पहले वो चटक रंग पसंद करती थी और अब हल्के रंगों को पहनना पसंद करती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो ये उन्होंने बताया है कि उनको एक अपने बचपन की फ्रॉक याद आ रही है, जो कि हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक होगा, कॉलर गोल होगा, बाजू पे गोल कफ होंगे, हल्के गुलाबी रंग का चुन्नट है, घेरदार फ्रॉक है और नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई है। तुम्हें भी अपने बचपन की कोई फ्रॉक या कोई शर्ट याद होगी जो तुम्हें बहुत पसंद होगी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। उन्होंने अलग अलग तरीके के जो अपने पहनावे थे उसको बताया है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। वो कहती हैं कि उनको अपना मोजा और स्टॉकिंग भी याद है जो उन्हें खुद धोने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते तो धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। उनका ये कहना है कि इतवार के दिन सारे बच्चे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स को धुलते थे, अपने जूतों को पॉलिश करते थे, जिसकी वजह से जूते में चमक आ जाती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। उनका कहना है कि अब नए नए तरीके के जूते आ रहे हैं जो कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। उनका कहना है कि जब उनको नए जूते मिलते थे तो इसके साथ ही साथ पैर में जो छाले पड़ जाते हैं, जूतों के रगड़ से निकलने वाले जो छाले होते हैं, उनका भी वो इंतजाम साथ में करते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। उनका कहना है कि जब कभी हम लंबे सैर पर जाते थे तो अपने पास रुई ज़रूर रखते थे और मोजे के अंदर उस रुई को लगा लेते थे और उसके बाद जूता पहन लेते थे, तो उतना छालों का दर्द नहीं होता था। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीते थे। यहाँ एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, क्योंकि ये जहाँ से हैं वहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पे ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल उनको पीना पड़ता था, जो उनके लिए बहुत मुश्किल भरा काम था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती।
मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। उनका ये कहना है कि उनके समय में और अब के समय में कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में बदल गए हैं। उनका ये कहना था कि पहले घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे, उस समय रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। कुल्फ़ी होती थी जो कि अब आइसक्रीम का रूप ले चुकी है। कचौड़ी और समोसा होता था जो कि बदलकर पैटीज़ का रूप ले लिया है। फलों में सहतूत, फालसे और खसखस के शरबत बनाए जाते थे, अब उसका स्थान ले लिया है कोको कोला और पेप्सी ने। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड नहीं, विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको इस तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगते शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर। उनका कहना था कि इन भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए, तो वो ज़्यादा उनके घर से दूर नहीं था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। तो उनका कहना था कि हफ्ते में एक बार उनको चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी और सबसे ज़्यादा टॉफ़ी चॉकलेट इन्हीं के पास रहता था। शिमला के कॉफल भी बहुत याद थे, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। तो इन्होंने अलग अलग फलों को बताया है कि जो उस समय खाए जाते थे। चनेजोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चनेजोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो बता रहे हैं कि किस तरीके से चना जोर गरम बनाया जाता था, और नीचे बिल्कुल पतला होता था और ऊपर एकदम मोटा सा होता था, और उसमें से आराम से चना जोर गरम हथेलियों में आ जाता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रेस पर बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हिष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी करेंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जूह का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैलती, लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ गा रहे हैं। उनका कहना था कि वहाँ के घोड़ों को भी कम नहीं आंकना चाहिए, घोड़े खूब मजबूत और खूबसूरत होते थे। जाखू का पहाड़ था, उस पे ऊंचा चर्च था, चर्च में जब घंटियां बजती तो दूर दूर लगता था कि भगवान यीशु स्वयं ही कुछ कहने के लिए आ रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। का कहना है कि अब सूर्यास्त हो रहा है और गुलाबी सुनहरी धारियां आसमान में फैल रही हैं। दूर दूर तक जो पहाड़ फैले हुए थे उनको उसमें बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं, और मॉल की दुकानों में चमक आने लगी है। सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो
और यह गायब उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। उनका कहना था कि जो पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ियाँ हुआ करती थीं, वो भी आज मॉडल के रूप में आ गई हैं। कभी कभी हवाई जहाज़ देखने को मिलता था तो बच्चे उनको देखने के लिए दौड़ते थे और कहते थे कि देखो ये कितना भारी भरकम पक्षी उड़कर चल पंख फैलाकर जा रहा है, और इसकी गति इतनी तेज होती थी कि वह तुरंत गायब हो जाता था। उनका कहना था कि मॉडल वाली दुकान के बगल में एक ऐसी दुकान थी जो कि वो कभी नहीं भूलती थी, और वो थी उनके चश्मे की दुकान। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने पास इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। उन्होंने कहा कि चश्मा पहनने के लिए भी मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा छेड़ा। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उन्होंने कहा कि आंखों पे चश्मा लगाया ताकि दूर का दिखाई दे, लेकिन लड़की को पता नहीं कि यह एक लंगूर लग रही है। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपनों को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि जब ये चश्मा पहनती थी तो उनको ये बात बार बार याद आती थी कि जो वो कह के गए थे सूरत बनी लंगूर की। उनको कभी लगता था कि हाँ ये बात सही है, फिर लगता था नहीं ये बात सही नहीं है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। उनका ये कहना है कि ये तो तब की बात थी, लेकिन अब चश्मा भी चेहरे के साथ घुल मिल गया और अब उतारा जाता है तो चेहरा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। उनका ये कहना है कि हाँ, अब चश्मे के साथ साथ मैं टोपी का भी प्रयोग करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने पास रंग बिरंगी टोपियाँ इकट्ठा कर ली हैं। तो ये तो थी कृष्णा सोबती के बारे में, लेकिन इनका बचपन कुछ कुछ आपके बचपन से भी ज़रूर मेल खाता होगा। तो आप बताइएगा कि आपके बचपन से इनका बचपन कैसे मेल खाता है और कहाँ कहाँ आपके बचपन में और इनके बचपन में भिन्नता पाई जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।